हाँ जी, कैसे हैं सारे। तो देखिए, प्रीलिम्स को ऑलमोस्ट अब हफ्ता हो ही चुका है, प्रीलिम्स गुजरे को। और खैर, प्रीलिम्स का एनालाइज बहुत सारे लोगों ने किया है, स्लीपी क्लासेस पे बहुत सारे टीचर्स ने किया है। डिफिकल्ट पेपर था, नो डाउट, बहुत डिफिकल्ट पेपर था। सी सैट भी बहुत डिफिकल्ट था। अब अच्छे अच्छों के धुएं निकल गए हैं पेपर को सॉल्व करने में। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चों के लिए अभी उनको लग रहा होगा कि सर आपके लिए कहना बहुत आसान है कि आप स्टूडियो में बैठ के लेक्चर्स बना रहे हैं, आपके लिए कहना आसान है कि वो यहाँ से आया था, वो वहाँ से आया था, वो मेरे पढ़ाई में से आया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जिस पे बीतती है, नो डाउट उस पर बहुत ज़्यादा उसको बहुत फील होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, जिन्होंने अपना बहुत टाइम दिया है इस एग्ज़ाम को, बहुत मेहनत करी है। आफ्टर ऑल ये जो उम्र है 23 साल से लेके 31 साल की, ये हमारी प्राइम एज होती है। और ये एक कॉन्शियस फैसला है मेरे हिसाब से जो हम लेते हैं यूपीएससी की तैयारी का। ये तो हर एक व्यक्ति को पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। 0.0001% प्रोबेबिलिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और क्रैक करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको आपकी डिजायर्ड सर्विस मिले, चाहे वो आईएएस है या चाहे वो आईपीएस है। बहरहाल इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अपने कोशिशों पे, अपने एफर्ट्स पे निराश मत हुए। संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी का नाम है संघर्ष, संघर्ष करते रहें। और सीखने को भी बहुत कुछ मिला है इस बार के प्रीलिम से कि कैसा पैटर्न इवॉल्व हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इर्रिस्पेक्टिव कि मैं सब्जेक्ट आईआर का पढ़ाता हूं, वो ये है दोस्तों कि न्यूज़पेपर पढ़ना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हम एंड में जाके कोई मैगजीन फॉलो कर लेंगे। बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, बहुत सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स निकलती हैं, ईयरली कंपाइलेशन निकलता है। पॉइंट क्या है ना कि अगर हम न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगी जो अगर हम प्री के क्वेश्चंस में देखेंगे वहां पे उन टर्म्स पे हम क्लिक कर पाएंगे। यानी कि अब कोई जगह के बारे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपने उस जगह के बारे न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको फेमिलियरिटी होगी जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहेंगे। केवल प्रीलिम्स तक नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग का जो महत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो तो आपको मेंस में और इवन इंटरव्यू में भी काम आता है। और दिन में 1 घंटा लगाना न्यूज़पेपर पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं है। दिन में 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 1 घंटा आपने सुबह 8 से 9 के बीच में निकालना है। 20 मिनट सुबह निकालिए, 20 मिनट दोपहर को निकालिए, 20 मिनट शाम को निकालिए। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स के ऊपर अपना भरोसा कम रखें। न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद, हाँ, आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग डेली कर रहे हैं, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी तैयारी को विद सम मैगजीन, चाहे वो स्लीपी क्लासेस के वीडियोस या मैगजीन्स है या किसी और इंस्टीट्यूट के हैं। हमारा भी बहुत उम्दा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, तो मैं ये नहीं कहता कि बाकी इंस्टीट्यूट्स का अच्छा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन पहले आपकी खुद की मेहनत आती है, पहले आपका खुद का एफर्ट आता है, और वो है कि डेडिकेटेडली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ हमारी बातचीत होती है, जूम सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे सेंटर में, स्टूडियो में भी आते हैं, बात करने आते हैं। उनको मैं ये कहता हूं कि यार, इतने शॉर्टकट के पीछे क्यों भाग रहे हो आप, कि बस मेरे को अभी ना कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं अपना टाइम बचा सकूं। टाइम बचाना कोई बुरी बात नहीं है, वो स्मार्टनेस है। लेकिन अननेसेसरली शॉर्टकट्स के पीछे भागना कि आपका टाइम बच जाएगा और बाद में आके आप बोलो कि ये तो यार यूपीएससी ने गलत कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। हमारे भी एग्जाम कई बार नहीं निकलते थे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा पहली 2 बारी प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। मैंने हालांकि 4 बार मेंस दिए, 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन ठीक है, होता है। इंट्रोस्पेक्ट करके पता लगता है कि हाँ, कहां गलती हुई थी। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, आपको बेहतर पता है कि कहां पे आप गलत थे, कहां पे गलत नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें कही हैं, तो यही बात मैं आपको यहां पे कह के, जो आईआर का प्रीलिम्स का एग्जाम, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है पिछली बारी, पिछले संडे, उसके जो आईआर के क्वेश्चन थे उसका हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो देखिए क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये मैंने तो अटेम्प्ट किया नहीं, मेरी तो ये जा चुकी है, तो इस करके मैं तो एग्जामिनेशन सेंटर गया नहीं था। तो ये क्वेश्चन पेपर में जो टिक मार्क्स आप देखेंगे वो मेरे द्वारा नहीं लगाए गए हैं। बहरहाल, ये जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से नन ऑफ द 3 आर करेक्टली मैच्ड। देखिए, नगोर्नो काराबाख, खरसोन, जापोरिजिया, आंखें बंद करके भी मेरे को पता होगा कि मैंने कितनी बार ये कराया है। अब मैं अपनी उस बात पे वावा नहीं कर रहा हूं, पर कराया है तो कराया है। यूट्यूब पे भी कराया है, फ्री कोर्सेज पे भी कराया है, पेड कोर्सेज में भी कराया है।
और जितनी मेरी बच्चों से बात हुई है, सभी बच्चों का यही फीडबैक रहा है कि हाँ सर, आईआर में हमारे सवाल सही हो रहे हैं। तो लगभग कुछ 11 सवाल हैं आईआर के। अब आईआर के सवालों का ओवरलैप ज्योग्राफी के साथ भी है। एक सवाल था जो बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड आया था, वो साइंस के सर ने भी कराया है। लेकिन अगर हम हार्डकोर आईआर की बात करें, 10 सवाल तो थे आईआर के। और ये नगोर्नो काराबाग कहां पे है, खरसोन जापोरिजिया कहां पे है, पिछले 1.5 साल में कितने वीडियोस बनाए होंगे। श्रद्धा मैम ने बनाए थे, मैंने बनाए थे। और मैंने तो इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो था प्लेसेस इन न्यूज का, प्रीलिम से कुछ 3 दिन पहले ही वो यूट्यूब पे मैंने डाला था, ताकि आप सबके साथ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज रही हैं वो मैं डिस्कस कर सकूं। तो नगोर्नो काराबाग, अब आप जैसे जानते हैं आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में लड़ाई। अब ये लड़ाई तो ऐसा नहीं है कि आज ही चल रही है, ये तो 2020 से हम लड़ाई के बारे पढ़ते आ रहे हैं। चलो उससे भी पहले जाके देखें तो 1994 में भी लड़ाई हुई थी। लेकिन इन द रीसेंट पास्ट 2020 में भी आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था ओवर द टेरिटरी नगोर्नो काराबाग। नगोर्नो काराबाग ज्योग्राफिकली तो अजरबैजान में लाई करता है, लेकिन नगोर्नो काराबाग में जो ज्यादा आबादी रहती है, लगभग 1.5 लाख की जो आबादी रहती है, उसमें से लगभग 98-97% लोग आर्मीनियन एथनिसिटी के हैं। तो ये झगड़ा ये है, आर्मीनिया कहता है कि ये जो एरिया है, ये जो टेरिटरी है नगोर्नो काराबाग की, आर्मीनिया के हवाले कर दिया जाए। खरसोन जापोरिजिया कहां है? पूरा 1.5 साल हो चुका है यूक्रेन की लड़ाई को। मुझे लगता था कि यूपीएससी पिछले साल पूछेगा यूक्रेन की लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन यूपीएससी की आदत है कि वो कोई इवेंट है, कोई करंट इवेंट है, कोई इंटरनेशनल इवेंट है, यूपीएससी उसको 2 साल बाद भी पूछ सकता है। तो खरसोन कहां पे है? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में है। रशिया ने यहां पे अपनी सरकार भी स्टैब्लिश करी थी, रूबल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। यूक्रेन वो और बात है कि यूक्रेन की आर्मी ने फिर ये एरिया वापस अपने अंडर एक्वायर कर लिया, यूक्रेन के अंडर एक्वायर कर लिया है। लेकिन खरसोन कहां पे? ईस्टर्न यूक्रेन में। जापोरिजिया ये भी यूक्रेन में है। इनफैक्ट अगर हम जापोरिजिया की बात करें, जापोरिजिया जो लार्जेस्ट आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोपियन यूनियन का, वो कहां पे लाई करता है? वो जापोरिजिया है, वो यूक्रेन में लाई करता है। और अगर हम नॉर्थ किवू और इतुरी की बात करें, ये कॉन्गो में जगह है। तो लेकिन इसका वॉर बिटवीन आर्मीनिया अजरबैजान के साथ लिंक नहीं है। नहीं भी पता, अगर आपको नहीं भी पता कि नॉर्थ किवू इतुरी और वॉर, तो आपको नहीं भी पता कि नॉर्थ किवू इतुरी कहां पे है, पर वो डेफिनेटली आर्मीनिया अजरबैजान में तो नहीं है। ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आर्मीनिया अजरबैजान जो है वो नगोर्नो काराबाग के साथ मैच होता है। ये हमने कराया था। ये देखिए, आपको स्क्रीनशॉट जो मैं दिखा रहा हूं, ये पेड कोर्सेस में से भी है और इवन जो हमने फ्री जो यूट्यूब पे भी क्लासेस ली थी उसमें से भी है। ईस्टर्न यूक्रेन, खरसोन, यहां पे सब हमने मेंशन किया था। इनफैक्ट मैंने कहा भी था कि ईस्टर्न यूक्रेन को डॉनबस रीजन भी कहते हैं, क्योंकि अगला सवाल यहां पे एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट मेंशन इन द न्यूज एंड कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। तो डॉनबास सीरिया में तो है नहीं, डॉनबास यूक्रेन में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, मैंने अभी कोई पेन से, ये देखो ऐसी चीज अगर मैं लिख रहा हूं तो वो हाईलाइट हो जाएगी, पहले का लिखा हुआ है, डॉनबास रीजन, ईस्टर्न यूक्रेन। तो सीरिया में नहीं है। काचीन, वेल दिस इज नॉट इन इथियोपिया, दिस इज इन म्यांमार। और तिग्रे, देखिए तिग्रे का जो तिग्रे रीजन है, तिग्रे रीजन भी न्यूज में रहा है पिछले 3 सालों में। तिग्रे इथोपिया में तिग्रे है, वहां पे भी वॉर रही है, सिविल वॉर रही है। सो ये चीजें एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो, बिकॉज अगर आपने इसके लिए कोई कोर्स नहीं भी लिया, कोई वीडियो नहीं भी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना डे टू डे बेसिस पे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ तिग्रे रीजन कहां पे लाई करता है। ठीक है, ये देखिए एल शेप्ड है तिग्रे रीजन, जो कि इथोपिया में है, इन्वर्टेड एल। देन G20 की बात हो रही है। G20, अब ये तो दोस्तों G20 का एक वीडियो है जो कि यूट्यूब में ही डाला था और बहुत लाखों में लोगों ने इस वीडियो को देखा है, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को प्रेज भी किया था। यहां पे मैं आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। ये फरवरी की बात है कि ये वीडियो डाला था G20 का, 1.5 लाख से ज्यादा इस पे व्यूज आ चुके हैं। तो G20 ग्रुप ओरिजिनली एस्टैब्लिश किया गया था एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। ये बिल्कुल सही है। ईस्ट एशियन क्राइसिस, जो ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997-98 में, उसके चलते 1999 में G20 ग्रुप की स्थापना करी गई थी। और इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो उम्मीद थी कि G20 से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट। हम इतने सालों से डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रायोरिटी होगी। तो दोनों, बोथ 1 और 2 यहां पे करेक्ट होता है। यहां पे वीडियो भी डाला था, अगर आप G20 स्लीपी क्लासेस अगर आप डालेंगे सर्च आइकॉन में यूट्यूब में, तो आपको ये वीडियो दिख जाएगा। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे इजराइल, यहां पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के वैसे पूछा गया है। Israel has established diplomatic relation with some Arab states, not with all Arab states, with some Arab states. Statement 2 कहता है कि Arab peace initiative mediated by Saudi Arabia
was signed by Israel and Arab League. देखिए यहां पे पहले स्टेटमेंट में बात आती है कि इजराइल ने कुछ अरब देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करे हैं। 2020 में याद होगा आपको अब्राहम अकॉर्ड के बारे, याद है कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप तब प्रेसिडेंट थे यूएसए के। अब्राहम अकॉर्ड, मेरे को डेट भी याद है, ये अक्टूबर 2020 की बात है जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे। तो इजराइल और यूएई के बीच में और इजराइल और बहरीन के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे। इजराइल और इजिप्ट के बीच में अब्राहम अकॉर्ड 1979 में साइन करे गए थे। इजराइल और जॉर्डन के बीच में अब्राहम अकॉर्ड 1994 में साइन करे गए थे। ये देखिए वीडियो है यहां पे, ये हमने क्रैश कोर्स में कवर किया था और यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है आपके सामने, जहां पे मेरी तस्वीर बनी है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है 1994 जॉर्डन, 1979 इजिप्ट। तो ये जो सम अरब स्टेट्स की बात हुई है, अगेन इजराइल का कोई अब्राहम अकॉर्ड सऊदी के साथ साइन नहीं हुआ, ईरान के साथ साइन नहीं हुआ, ठीक है? अभी भी इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। तो विद सम अरब स्टेट्स की बात हुई, यानी कि वो 2 अरब स्टेट्स थे, यूएई और आपका बहरीन। अब अरब पीस इनिशिएटिव जो मीडिएट डेफिनेटली सऊदी अरेबिया के द्वारा कराया गया था, ये 2002 की बात है। तो ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है 2002 की बात है कि इस पीस इनिशिएटिव को प्रपोज किया था सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि अगर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो इजराइल और अरब देशों के बीच में काफी झगड़ा रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ओवर द इश्यू ऑफ पैलेस्टीन। तो सऊदी की तरफ से यह कोशिश थी कि इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे किए जाएं, और कैसे अरब देशों की कोशिश थी 2002 में कि कैसे अगर इस कोशिश के द्वारा अगर इजराइल के साथ संबंध अरब देशों के अच्छे होते हैं तो शायद इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में भी नॉर्मलसी आ सकती है और इजराइल पैलेस्टीन को स्टेटहुड दे सकता है। लेकिन इजराइल ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। 2002, 2007, 2017 3 बारी यह प्रपोजल इजराइल के सामने आया, लेकिन यह प्लान इजराइल ने कैंसिल कर दिया था। अब यह बात और आपने समझनी है कॉमन सेंस से कि यदि इजराइल का सभी अरब देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया होता तो इजराइल ने हेसिटेट नहीं करना था इस अरब पीस इनिशिएटिव को साइन करने के लिए। अभी इजराइल का सभी अरब देशों के साथ नहीं हुआ साइन, ठीक है? इजराइल आज तो जीते जी नहीं कहेगा कि पैलेस्टीन को मैं स्टेटहुड देना चाहता हूं, लेकिन यह बात आपने समझनी है, यह बात आपने समझनी है। थोड़ा यहां पे स्मार्टनेस दिखाना है। अगर यूपीएससी स्मार्ट हो रहा है, क्लेवरली क्वेश्चंस पूछ रहा है, थोड़ा आपने भी क्लेवर होना है कि अगर ऐसी बात हुई होती कि इजराइल का सभी अरब देशों के साथ रिलेशंस नॉर्मल हो गए होते तो चलो मैं कहता हूं किसी टीचर ने ना कवर किया हो, लेकिन न्यूज़पेपर्स में तो आना था, कहीं ना कहीं किसी वीडियो में तो आना था कि इजराइल और सभी अरब देशों के बीच में, सभी अरब देशों के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो चुके हैं, तो आज से इजराइल पैलेस्टीन का झगड़ा खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर इसका सी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन यहां पे अगेन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है। यूएसए और ईयू की बात करी गई है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ ही 2 हफ्ते पहले की बात है, मई 16-17 की बात है, जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन की पहली ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। आपको ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट, ये ऑलरेडी हमने कवर किया था, ये यूट्यूब पे भी कवर किया था और पेड कोर्सेज में भी कवर किया था, दोनों जगह कवर किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूरोप का एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल स्थापित हुआ है। यूरोप का इंडिया के अलावा अमेरिका के साथ भी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है। यह बात मैंने यहां पे लिखी भी थी कि ईयू ने 2022 में एक सिमिलर एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया था ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 को पढ़ें। स्टेटमेंट 2 आप अपने आप पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और ईयू क्लेम करते हैं कि इसके चलते दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। क्यों भाई? अभी पीछे इंडिया और अमेरिका के बीच में एक फ्रेमवर्क साइन किया गया था, ICET, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब ये ICET फ्रेमवर्क के चलते अमेरिका ने कहा कि देखिए हम दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, भारत जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो दोनों डेमोक्रेसीज इस बात को लेके कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी में कोई बैरियर ना बन सके, टेक्नोलॉजी भी डेमोक्रेटिक हो सके। तो अगर अमेरिका ये बात भारत के साथ कर रहा है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, तो व्हाई वुड अमेरिका टॉक विद ईयू कि नहीं टेक्नोलॉजी को हम ही कंट्रोल करेंगे, डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे? सरासर गलत है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या था कि व्यापार के साथ टेक्नोलॉजिकल टाइज भी यूरोप और अमेरिका के बढ़ सके, और सिमिलरली यही ऑब्जेक्टिव भारत का भी है ईयू के साथ ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल एस्टैब्लिश करने का।
अब यहां पे इन द रिसेंट ईयर्स चाड, गिनी, माली, सूडान, यहां पे क्या रीजन है जिसके कारण ये सब जगह न्यूज में थी? बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल कूज। कितनी बारी डिस्कस किया था मैंने, अभी रिसेंटली यूट्यूब पे ही 1 महीने पहले की बात है, सूडान को लेके। चलो आप सिर्फ सूडान को ही पकड़ लो, आप छोड़ दो चाड, गिनी और माली को। इतना तो आपको पता है कि सक्सेसफुली कू हुआ है वहां पे सूडान में। सूडान के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाले थे, सूडान में जो क्राइसिस हुआ है, जो कू हुआ है। और अगर मैं चाड, गिनी और बुर्किना फासो, माली, इन सब की बात करूं, देखिए ये हमने पेड क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में, कि ये देखिए सहेल रीजन में आता है। और यहां पे ये क्यों न्यूज में था? सहेल रीजन कौन सा रीजन है? सहेल रीजन इज द रीजन विच लाइज बिटवीन द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ एंड द सुदानियन सवाना ग्रासलैंड्स इन द साउथ। ये ज्योग्राफी श्रद्धा मैम ने भी डिस्कस किया था, ठीक है। मिलिट्री कूज के बारे, उसके क्या क्या कारण है, ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। और ये वीडियो, ये देखिए, ये करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था हमने, जो सूडान क्राइसिस के बारे यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए, ये सवाल मैंने भी, आपको सही बोलूं तो मैंने भी पहली बार ये सवाल देखा है। ये जो टर्म है मैंने भी पहली बार पढ़ी है, मेरे को भी नहीं पता था, ये मैंने कहीं नहीं कराया था, अगर आपको सच बोलूं। लेकिन इसमें जो आंसर मुझे लग रहा है, आंसर इसमें जो सही होगा वो ओनली वन होगा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन देखिए ये जो ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन है, ये अमेरिका के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था 2017 में। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और कमिटमेंट जो है इस ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के, ये बाइंडिंग नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लगभग 152 यूएन मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। 193 यूएन मेंबर कंट्रीज हैं ऑल इन ऑल। एक बात आपको पता हो कि यूएन रेजोल्यूशन कभी भी यूनानिमसली बाइंडिंग नहीं होती है सभी यूएन मेंबर्स के ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाउंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्रीज, ये गलत है, बाइंडिंग नहीं है, गलत है। और पहला स्टेटमेंट मुझे नहीं पता इस रेजोल्यूशन के बारे में, को नहीं पता ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डर, रेगुलर माइग्रेशन क्या होता है। लेकिन ये ऑल शब्द को देखें, ये एक्सट्रीम शब्द है, तो इस करके यहां पे ऑल शब्द भी जो है ये भी मेरे को सही नहीं लगा कि बहुत एक्सट्रीम यहां पे टर्म दिया गया है। तो इस करके पहले दो जो है वो यहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आई नो एलिमिनेट वर्ड यूज करने से बहुत सारा यहां पे हेट भी मिल सकता है कि अरे सर एलिमिनेट तो यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, फाइन। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी यहां पे दो ऑप्शन एलिमिनेट होती हैं, बिकॉज अगर थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ें, आई माइट बी रॉन्ग, इवन आई एम अ ह्यूमन, आई माइट बी रॉन्ग। ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर ऑर्डरली माइग्रेशन है, ये एड्रेस करेगा इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। अब जितना मैंने पढ़ा है इस ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के बारे, वहां पे ये मेंशन है कि किसी भी टाइप के, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, वहां पे लिखा हुआ है, यदि आप भी यूएन की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन विल बी कवर्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन। तो ऑल टाइप्स में मेरे हिसाब से यदि वो इंटरनल माइग्रेशन भी है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन भी है, वो भी शायद इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आई माइट बी रॉन्ग, तो इसको मैं डाउट दे रहा हूं, या तो ओनली वन होगा या नन होगा। आई माइट बी रॉन्ग। नाउ उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस। दोस्तों ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, इसका आंसर सोमालिया है। अभी फरवरी की ही बात है, ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, क्राइसिस इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मेरे को ओआरएफ इंडिया में मिला था, ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट से आर्टिकल निकाल के मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो यानी कि अब ये चीजें करंट अफेयर्स में कराई जा रही हैं। आईआर एक हाईली करंट अफेयर सेंट्रिक सब्जेक्ट है, तो इस करके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी सोमालिया है। देखिए अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, जहां पे सोमालिया, जिबूटी, इरिट्रिया, ये सब कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रीजन में काफी सिविल वॉर टाइप सिचुएशंस भी है, मिलिट्री कूज वाली सिचुएशन भी चल रही है, और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पोस्ट पैंडेमिक जो लॉसेस हुए हैं, तो उसके कारण काफी ज्यादा नुकसान बहुत सारे देशों को देखने को मिल रहा है अफ्रीका में। सोमालिया की बात करें तो सोमालिया हो, केन्या हो, सूडान हो, यहाँ पे बहुत सिवियर प्रॉब्लम आ रही है भूखमरी की, हंगर की बहुत सवेर यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। ह्यूमैनिटेरियन एड यहां पे पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को खाना मिल सके, लेकिन फूड शॉर्टेजेस की सवेर प्रॉब्लम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी, केन्या, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ जाते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा है। अब ये सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए, पोलैंड के बारे बात हो रही है, सॉरी यूक्रेन के बारे बात हो रही है, 1.5 साल से यूक्रेन की लड़ाई रही है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देश हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ।
ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पे केवल दो देश हैं। कौन से वो देश हैं? हंगरी और रोमेनिया। इनफैक्ट लाटविया लुथेनिया जो है ये बाल्टिक स्टेट्स आ जाते हैं। बुल्गारिया, जेक रिपब्लिक ये नहीं शेयर करते हैं। ठीक है, कौन से शेयर करते हैं? हंगरी एंड रोमेनिया। ये भी मैंने कराया था, बहुत बार इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। आई रिमेंबर मैंने एक एक्रोनिम शॉर्ट्स के तौर पे शेयर किया था हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो बेसिकली जो शॉर्ट था दैट वाज अबाउट द नेम ऑफ द कंट्रीज सराउंडिंग द बाल्टिक सी। ठीक है, तो बट यूक्रेन का मैप हमारे माइंड में छपा होना चाहिए, बिकॉज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, तो हमको पता होना चाहिए कि यूक्रेन के कौन से कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बेलारूस हो गया, ठीक है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। पोलैंड हो गया, रोमेनिया हो गया, ठीक है, हंगरी हो गया। तो ये सब देश हैं, ये यूक्रेन के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसमें से हंगरी और रोमेनिया ये दो देश हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ। ठीक है, स्नेक आइलैंड, मुझे याद है मैंने स्नेक आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था हमारे पेड क्रैश कोर्स में। जिन बच्चों ने वो पेड क्रैश कोर्स लिया था वो इस बात को शायद अग्री करेंगे। और मैंने स्नेक आइलैंड के बारे में भी बात करी थी कि स्नेक आइलैंड पहले पोस्ट प्री द यूएसएसआर टाइम स्नेक आइलैंड रोमेनिया का पार्ट होता था, लेकिन यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यह फैसला रोमेनिया और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट हुआ और यह फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया कि स्नेक आइलैंड का जो कंट्रोल है वो किसके पास होना चाहिए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि 80% जो है स्नेक आइलैंड का कंट्रोल रोमेनिया के पास और 20% यूक्रेन के पास। तो ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो जाहिर सी बात है कि रोमेनिया यूक्रेन नेबर्स हैं, इसी के कारण इन दोनों के बीच में इस आइलैंड के ऊपर झगड़ा भी रहा था। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, अगेन यहां पे क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसको सॉल्व किया जा सकता है यदि आपने इसके बारे पढ़ा हो। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात ना आज 1-2 साल पुरानी नहीं है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, तो आइडिया इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का रखा गया था। ये फाइनली इंप्लीमेंट होना शुरू होता है 2013 से, है ना, क्योंकि चलो भारत सरकार में चीजें बहुत स्लो चलती हैं। आइडिया आज आया तो 20 साल लग जाते हैं इंप्लीमेंट होने में। बहरहाल जो नॉर्थ, आपको मैं मैप दिखा देता हूं। देखिए नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कवर करेगा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो सिलचर से लेके कवर करेगा पोरबंदर तक। यहां पे क्या मेंशन किया हुआ है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कवर कर रहा है दिब्रूगढ़ एंड सूरत, नहीं, सिलचर जो कि असम में है से लेके पोरबंदर जो कि गुजरात में है। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि हमारे 4 जो महानगरी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए उसके बाद ट्राइलेटरल हाईवे की बात हो रही है जो कि कनेक्ट करता है मोरे टाउन इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड व्या म्यांमार। देखिए यहां पे अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, आपको बताना चाहता हूं कि हाँ ये बात सही है कि जो मोरे टाउन है मणिपुर, वहां से ही ये ट्राइलेटरल हाईवे निकलता है, पास होता है म्यांमार से, बिल्कुल सही है। लेकिन ये चियांग माई में नहीं जाता थाईलैंड में, ये कहा जाता है, ये जाता है माई सॉट में। चियांग माई जो है वो थाईलैंड में एक जगह जरूर है, लेकिन ये ट्राइलेटरल हाईवे जो कि मणिपुर से शुरू होता है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT ट्राइलेटरल हाईवे, ये टर्मिनेट कहां होता है? ये एंड होता है माई सॉट में। ठीक है, म्यांमार से डेफिनेटली ये पास कर रहा है। देन BCIM बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहली बात तो आपको ये पता हो कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चाइना बहुत एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स साइन कर रहा है, स्पैनिंग अक्रॉस एशिया, यूरोप, द मिडल ईस्ट, यूरोप एंड इवन अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लेकिन इंडिया चाइना के इस BRI इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बना। BCIM इज इंडिपेंडेंट ऑफ द BRI इनिशिएटिव। नाउ आपको यह बात पता हो कि जो BCIM है, ये कॉरिडोर, ये कनेक्ट करता है कोलकाता से लेके कनमिंग तक। मैं आपको मैप दिखा देता हूं अभी, ये देखिए मैप। सो BCIM कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा कोलकाता से लेके कनमिंग, जो कि चाइना में आ जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में आ जाता है। सो दोस्तों ये हमारे सवाल थे जो कि IR में आए हैं, जो कुछ 11 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं। देखिए जाने से पहले आपको बस यही सूचना देना चाहता हूं कि इरिस्पेक्टिव हमारा जो आउटकम रहा है, अगले साल अगर आपने अपना माइंड बनाया है कि आपने एग्जाम देना है और तसल्ली के साथ एग्जाम देना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है, तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है कि हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच लॉन्च किया गया है। अभी इसकी एनरोलमेंट्स चल रही हैं। ये बैच लाइव रहेगा, यानी कि आप टीचर के साथ रोज सुबह 11 बजे लाइव जुड़ेंगे। जनरल स्टडीज फॉर UPSC 2024, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ये विदाउट इवैल्यूएशन वाला बैच है जो कि केवल 15,000 रुपए का है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? कंप्लीट GS का कंटेंट मिलेगा,
कंप्लीट एस्से का कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स का जो वीकली करंट अफेयर्स का हमारा मॉड्यूल है। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल क्विजेस मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे वीडियो फॉर्मेट में, और डाउट रेजोल्यूशन जहां पे आपके लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, एक्सेस टू टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, और आपको यहां पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन मिलेंगे। ऑल दिस एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, ये जीएसटी मिला के। सो दोस्तों, अगर आप अपना माइंड बना रहे हैं और यदि आप जेन्युइनली जुड़ना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस का, हमारे कोर्सेज को, हमारे चाहे वो प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स हैं, चाहे वो मेंस के क्रैश कोर्स हैं, तमाम टॉपर्स ने उनका जिक्र किया है और हमको इस बात का बहुत गर्व होता है। अब आप कहेंगे कि सर आप अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, हमने मेहनत करी है, बच्चों के साथ बैठ के मेहनत करी है, सुबह से लेकर रात तक हम बच्चों के साथ बैठ बैठ के वो क्रैश कोर्स सॉल्व कर रहे थे। तो यही मेहनत इकट्ठे करेंगे तो ही जाके बात बनेगी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, टीचर की अकाउंटेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब टीचर कहेगा कि हाँ, रात के 11 बजे हैं या सुबह के 11 बजे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने को तैयार हूं। यदि बच्चे, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे वो 100 बच्चे हो, यदि वो भी उस डेडिकेशन के साथ टीचर के साथ जुड़ना चाहें, तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी है कि वो 12 घंटे हो या 25 घंटे हो, वो स्टूडेंट के साथ बैठा रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला सफर, तैयारी यूपीएससी की अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ। मिलेंगे बहुत जल्द, आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।